सुप्रभात। आपके प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर अनीता जैन आपको समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न चर्चाओं को करेंगे हम। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने पिछले व्याख्यान में आपको समाजशास्त्र का अर्थ बताया था। आज मैं पुनः आपको रिपीट कर रही हूँ। समाजशास्त्र जो शब्द दिया गया इस विज्ञान को, वह दिया गया था अगस्त कॉम्ट के द्वारा। उन्होंने सन 1838 में इसका नामकरण किया था और हम इसके अर्थ की जहाँ चर्चा करते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जो दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, सोशियस और लोगस। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका क्रमशः अर्थ समाज तथा शास्त्र है। और इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, समाज का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि समाजशास्त्र का अर्थ तो बन गया, लेकिन जहाँ इसकी परिभाषा की बात आ रही है, वहाँ परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों में थोड़ा मतभेद रहा है और उस आधार पर समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया था। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। पिछले व्याख्यान में हमने समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में देख लिया था और आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। हम इसे पढ़ने से पूर्व यह जानें कि सामाजिक संबंध क्या हैं। जहाँ सामाजिक संबंध की बात आती है, वहाँ व्यक्तियों के बीच के संबंध की बात को हम करते हैं। जब व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण रूप में जुड़कर क्रिया करते हैं, तो वहाँ वह संबंध की स्थापना करते हैं। और एक तरह से मैकाइवर और पेज ने समाज की स्थापना के लिए सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। मैकाइवर और पेज का तो यहाँ तक मानना है कि सामाजिक संबंध ही या संबंधों की जो एक विस्तृत श्रृंखला है, चैन है, उसी के द्वारा समाज का निर्माण होता है। अतः यदि समाज को समझना है तो हमें सामाजिक संबंधों को समझना होगा, सामाजिक संबंधों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी होगी। अतः इन विद्वानों का यह मानना है कि जब संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं, तो समाजशास्त्र को भी सामाजिक संबंधों की व्याख्या के रूप में ही इसकी विश्लेषण या इसकी परिभाषा को दिया जाना चाहिए। और इस रूप में इन्होंने सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन का है कि अर्थात समाजशास्त्र क्या है, संबंधों का ही एक व्यवस्थित अध्ययन है। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज के नाम से पुकारा गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैकाइवर और पेज इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम यहाँ पर मैकाइवर और पेज की परिभाषा को देखेंगे। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और आपने आगे लिखा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ हम जानते हैं कि जाल क्या होता है, एक ताने बाने के रूप में जहाँ धागों को संकलित करके एक कुछ सांचा टाइप बनाया गया, उसे हम जाल कहते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल। वहाँ आप जानते होंगे, आप अपने मस्तिष्क पर जोर देकर देखें तो आपकी आँखों के सामने एक जाल अर्थात एक ऐसा कपड़ा आपकी आंखों के सामने आएगा
जिसे ताने बाने के रूप में बांधा गया हो। उसी तरह से मैकाबर कहते हैं कि हमारे समाज के जो विभिन्न संबंध हैं वे ताने बाने के रूप में कसे हुए होते हैं और वही हमारे समाज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा इसकी दी गई है क्यूबर के शब्दों में। वह कह रहे हैं कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब यह मान रहे हैं कि मानव संबंध अर्थात हम कह रहे हैं कि मनुष्य समाज का अध्ययन ही हम कर रहे हैं, तो वहीं हम मानव संबंध की बात भी करते हैं और उसी मानव संबंधों को जब हम वैज्ञानिक रूप में देखने का प्रयास करते हैं तो उसी रूप में उसे परिभाषित किया जाएगा, तभी वह समाजशास्त्र के नाम से जाना जाएगा। इसी बात को मैक्स वेबर ने भी अपने शब्दों में परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक संबंध और जो कार्य हैं उनसे जुड़े हुए जो क्रियाएं हैं उन्हीं का अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हम स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज का नाम देते हैं। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अनगिनत सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही क्या कहलाता है? समाज। और ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। हम ने इस परिभाषा में इस प्रकार में पूर्णतः यह देखा कि सामाजिक संबंध ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अतः संबंधों का जो विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है वही समाजशास्त्र के नाम से जाना जा रहा है। अब हम इसके तीसरे प्रकार को देखेंगे, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। यहाँ विद्वान इसे कह रहे हैं कि जो समूह का अध्ययन करता है वही समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग ने अपने माना है कि यह समूह के अध्ययन को ही हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं और उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। समूह किससे बनता है? व्यक्तियों से, क्योंकि समूह कभी भी एक अकेले व्यक्ति को नहीं कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी एक से हित या आवश्यकताओं को मिलकर आपस में जुड़ते हैं, वहाँ क्या होता है? समूह का निर्माण होता है। और इनका मानना है कि ऐसे समूहों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। इसका मतलब और क्या हुआ कि इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। इसी बात पर बल देते हुए जॉनसन ने भी अपनी बात को रखा है और जॉनसन ने जो बात रखी है, जॉनसन के शब्दों में हम जो कह सकते हैं वह है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। जॉनसन क्या कह रहे हैं कि सामाजिक समूह का ही अध्ययन करना है समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य। और समूह कैसे बनते हैं? सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से। यदि इसे मैं थोड़ा और विस्तृत रूप में आपको समझाऊं कि सबसे पहले व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के बाद उनके बीच संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद वह एक समूह का निर्माण करते हैं और यही समूह समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। मतलब एक श्रृंखला है, वो सबसे पूर्व अंतःक्रिया, उसके बाद संबंध, संबंध के बाद समूह और समूह के बाद समाज का निर्माण। और इसलिए ये कहते हैं
कि समूह समूह अधिक महत्वपूर्ण है और समूह का ही अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए और इसीलिए इसे सामाजिक समूहों का विज्ञान भी माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह के अर्थ को जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से भी है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उनमें क्या होती है, सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह का निर्माण होता है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, समूह में रहता है, उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह और खेल कूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह एवं राजनीतिक दल में भाग लेता है और यहीं पर व्यक्ति का अपना स्वयं का विकास होता है। पर जितने अधिक समूहों में भाग लेगा उतना ही अधिक वह उसका विकास होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को भी देखते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री इसे सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रिया ही समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि हम उनका ठीक से अध्ययन नहीं कर सकते, वो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें सामाजिक अंतःक्रियाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अंतःक्रिया है क्या? यहाँ हमें यह समझना आवश्यक है कि हम अंतःक्रिया किसे कहते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना। यही सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रियाएं हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है। आपने उसी प्रश्न को उसी रूप में समझा और उसका वापस प्रत्युत्तर दिया कि आपका नाम मिस्टर राम, मिस्टर श्याम जो भी है, आपने XYZ उसे जवाब दिया। यहाँ पर क्या हुआ, आपके पूछे गए प्रश्न और दिए गए उत्तर में आपस में समानता अर्थात एक दूसरे के प्रति जो पूछा गया उसी का प्रत्युत्तर है। यह हमारी मानसिक जागरूकता का परिणाम है। तब हम इसे अंतःक्रिया कह सकते हैं। अंतःक्रियाएं सदैव दो सजीव व्यक्तियों के बीच होती है, कभी भी निर्जीव के साथ नहीं होता। मान लीजिए आप एक स्टैचू से हाथ मिलाकर आते हैं, वह स्टैचू ने उसका आपको कोई रिप्लाई नहीं किया। स्टैचू से कोई मतलब नहीं है कि आपने हाथ मिलाया या पत्थर मारा, वह आपकी अंतःक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट होता है कि व्यक्ति मानसिक जागरूकता की स्थिति में जब एक दूसरे के साथ क्रिया करता है तो उसे ही हम अंतःक्रिया कहते हैं। और जब ये अंतःक्रियाएं बार बार रिपीट होने लगती हैं वे किसी व्यक्ति के साथ, तो धीरे धीरे उसके साथ हमारे सामाजिक संबंध बनने लगते हैं और यही सामाजिक संबंध आगे चलकर समूह का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब संबंध बनते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारे और उसके उद्देश्य सेम है और हम आपस में मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तब हम आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और वहीं पर हम आपस में बार बार मिलने लगते हैं। यही समूह आगे चलकर समाज का निर्माण करते हैं। अतः इन विद्वानों का क्या मानना है कि जहाँ सामाजिक अंतःक्रियाएं मूल रूप में है, अतः हमें समाजशास्त्र में इन्हीं सामाजिक
अंतर क्रियाओं का व्यापक अध्ययन करना चाहिए, या यह दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि अंतर क्रियाओं का विज्ञान ही समाजशास्त्र माना जाना चाहिए। और इस विद्वान को इस वर्गीकरण को बताने वाले जो विद्वान हैं वह हैं गिलिन और गिलिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल आदि। गिलिन और गिलिन क्या कह रहे हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिलिन और गिलिन ने भी हमें यही स्पष्ट किया है कि क्या है कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के, अर्थात क्या कहना चाहिए, व्यक्ति जहाँ एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं वह आपस में अंतर क्रिया हो रही है और वही संबंध बना रहे हैं, अतः समाजशास्त्र उन्हीं का अध्ययन है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है वह गिन्सबर्ग के अनुसार है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। गिन्सबर्ग भी अपनी परिभाषा में हमें यही स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जहाँ मनुष्य आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं, जहाँ व्यक्ति आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उनमें अंतर संबंध बन रहे हैं, उनकी जो दशाएं और परिणाम का अध्ययन कर रहे हैं, वह विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। इस तरह से हम इन परिभाषाओं को देख रहे हैं कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक अंतर क्रियाओं का विज्ञान है। और इस तरह से कुछ अन्य विद्वानों ने इस समाजशास्त्र को निम्न रूप में परिभाषित किया। हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम देख रहे हैं कि मैक्स वेबर कह रहे हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। उनके अनुसार क्या हुआ, सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना हम समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि जहाँ समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध एवं सामाजिक अंतर क्रियाओं का विशेष महत्व है, वहाँ सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता। स्वयं अंतर क्रियाओं का निर्माण ही सामाजिक क्रियाओं से होता है। अतः मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं पर जोर दिया है। लेकिन हम जहाँ निष्कर्ष की बात करते हैं वहाँ हम देखें कि अपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं और इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं। और इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतर क्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। इस तरह से हमने समाजशास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को समझा कि परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी, लेकिन समग्र रूप में हमने देखा कि इन सभी को मिलाकर ही समाजशास्त्र बना है और समाजशास्त्र को हम ठीक से समझ सकते हैं। धन्यवाद।